very good afternoon everyone। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज अपने टॉपिक बेसिक्स इन अकाउंटेंसी को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं COE पटना को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बातों को रख सकूं और अपने टॉपिक के बारे में कुछ बता सकूं। फिर मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार सिंह जी और STNC डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर अपनी बातों को रख सकूं। आप सभी अलग अलग विषयों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप सबों के समक्ष अपने विषय को बहुत ही सरल और आसान भाषा में कुछ बता सकूं, जिससे आपको भी अकाउंटेंसी यानी लेखांकन के बारे में कुछ जानकारी हो सके। सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है? अकाउंटेंसी मीन्स लेखा शास्त्र या लेखांकन होता है। लेखा शास्त्र यानी एक ऐसी विद्या, एक ऐसी शैली जिसमें लेखा का काम किया जाता हो, है ना, इसमें डाटा रिकॉर्ड करने का काम किया जाता हो, उसी को हम सभी अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं। लेखांकन की अपनी अद्भुत परंपरा रही है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। लेखांकन का बीजारोपण पहली बार ईसा के 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एक जगह है एवं इजिप्ट, इन जगहों पे बोया गया था, जहां मजदूरी एवं करों टैक्स के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने रख रखाव और जो धरोहर होती थी, जो सोना वस्तुएं कीमती होती थी, उसके लिए लेखांकन का प्रयोग करते थे और उसका एक मंथली ब्यौरा जो है वो अपने राजा को भेजते थे। बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी या कॉमर्शियल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग लाभ और हानि को उजागर करने के लिए भी किया जाता था। इसमें अनेक प्रकार से आय और व्यय को दिखाया जाता है और उसको प्रतिमाह खाता बही में रिकॉर्ड किया जाता है। चीन में लगभग 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व ही बहुत ही परिष्कृत रूप में राजकीय लेखांकन का उपयोग होने लगा। अगर भारत की बात की जाए तो 2300 शताब्दी पूर्व, 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय से ही माना जा सकता है। यानी इस विषय का वास्तव में अगर पूछा जाए तो शुरुआत कौटिल्य ने ही किया था, जो आप सभी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री भी होते थे। और
कौटिल्य एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिस्ट थे, आप सभी जानते हैं। और कौटिल्य साहब ने ही इसकी वास्तव में शुरुआत की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक भी लिखी है ना, जिसमें उन्होंने लेखांकन अभिलेखों को यानी डाटा को किस प्रकार से रखा जाए, उन्होंने अपने इस पुस्तक में इसका बहुत अच्छे से वर्णन भी किया है। तो शुरुआत भारत में कौटिल्य जी के द्वारा, या जिसको हम सभी पॉपुलरली आजकल चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा ही किया गया। लेकिन उसमें बदलते हुए समय और परिवेश के अनुसार भी डेवलप्ड तरीके से लाने का काम जो है, जैसे इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ साहब ने किया, इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। उसी प्रकार से अकाउंटेंसी में ल्यूकस पेसियोली, जो व्यापारिक श्रेणी से संबंध रखते थे, उन्होंने अकाउंटेंसी को डिस्क्राइब किया और बेटर मैनर में उन्होंने अकाउंटेंसी को डिस्क्राइब किया। उन्होंने अनेकों प्रकार की पुस्तकें लिखी, जिसमें सुमा डे, अरिथमेट्रिका, जियोमेट्रिका, प्रोपोर्शनलिटी एवं प्रोपोर्शन, था। और उन्होंने ही डबल एंट्री बुक कीपिंग का बात जो है उन लोगों के सामने रखे, किस प्रकार से भी अकाउंटिंग किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने, ल्यूका पेसियोली साहब ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वो डबल एंट्री सिस्टम के आविष्कारक हैं। उन्होंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया है या रिकॉर्ड किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि कौटिल्य के समय से ही भारत में भी लगभग 2300 शताब्दी पूर्व इस विषय का उद्भव हो चुका था। बाद में ल्यूका पेसियोली साहब ने इसको आगे बढ़ाया। इटली के रहने वाले ल्यूका पेसियोली, हम सभी जानते हैं कि इटली जो है वो यूरोपियन कंट्री का एक जगह है इटली, जो ज़्यादातर ठंडीला प्रदेश होता है, कोल्ड एरिया होता है, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और जहाँ अपने यहाँ की तरह कहा जा सकता है कि फसलें, खाद्य फसल नहीं होता है। खाद्य फसल जैसे अपने यहाँ चावल, मक्का वगैरह होता है, उस प्रकार से वहाँ पे खाद्य फसल नहीं होता था। तो वहाँ के लोगों को इस फसल के लिए दूसरे देशों पे निर्भर होना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। ल्यूका पेसियोली पेशे से फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन थे और एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। और व्यापारिक श्रेणी से भी संबंध रखने के कारण वो धीरे धीरे वहाँ पे व्यापार करना शुरू किए। फिर उनको व्यापार के क्रम में जो पहली बार ब्रेड, जो हम लोग आज देखते हैं ब्रेड का व्यापार करते थे, बहुत छोटे स्तर पे व्यापार होता था। और उस ब्रेड के व्यापार को करते करते एक समय ऐसा आया जब उनका व्यापार काफ़ी बड़ा हो गया। व्यापार बड़ा होने के बाद वो व्यापार धीरे धीरे उस देश से दूसरे देशों में फैला, और दूसरे देशों में जब ये व्यापार फैला तो लेन देन करते समय या रिकॉर्डिंग करते समय हर एक देश की अपनी रिकॉर्डिंग की एक अलग परंपरा होती थी, जिससे पेसियोली साहब को अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। इस कारण से उन्होंने एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से इन सारे कठिनाइयों का आसानी से हल किया जा सके। इसके तहत उन्होंने इस डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया। 1494 ईस्वी में उन्होंने डी कंपेंसेट स्क्रिप्चर नामक एक पुस्तक लिखी, और उसी पुस्तक में पहली बार आप लोग बड़ी पॉपुलर इस चीज को सुनते होंगे कि अकाउंट्स मीन्स डेबिट और क्रेडिट। जी हाँ, डेबिट और क्रेडिट। तो ये जो वर्ड मिले, डेबिट और क्रेडिट, ये वर्ड
उसी पुस्तक से उठाया गया, डीकम्पेंसेट स्क्रिप्चर, जहां पहली बार उस पुस्तक में उन्होंने डेबिट और क्रेडिट वर्ड को एक्सप्लेन किया। डेबिट और क्रेडिट मीन्स क्या होता है आप सब सुने होंगे। डेबिट शब्द इटली से ही आया है, क्योंकि ल्यूका पेसियोली खुद इटली से बिलोंग करते थे, तो इसलिए डेबिट शब्द जो है वो इटली के शब्द डेबिटो से निकला है, डेबिटो से निकला है, जो लैटिन शब्द डेबिटा एवं डेबियो शब्द से निकला है, जिसका सिंपल अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। इसी प्रकार क्रेडिट शब्द इटली के क्रेडिटो शब्द से निकला है, जो लैटिन शब्द क्रेडा से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारियां। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखांकन का इतिहास जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तभी से हमारा लेखांकन का अपना एक प्राचीन विधि है। बदलते हुए समय परिस्थिति के हिसाब से जिस प्रकार से व्यापार बढ़ते गया, उसी प्रकार से धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ता गया, इसके इम्पोर्टेंस बढ़ते गए और इसके अनेकों रूप अनेकों प्रकार धीरे धीरे हमारे आपके सामने आते गए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड है, इसको शॉर्ट में इन शॉर्ट हम सभी डी आर और सी आर लिखते हैं और जानते भी हैं, डी आर और सी आर के नाम से जानते हैं। डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड सी आर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। तो डी आर और सी आर के नाम से हम सभी जानते हैं, लेकिन ये शब्द डी आर और सी आर हम बोलते हैं डेबिट, डी ई बी आई टी डेबिट। अगर आप गौर करेंगे तो डी ई बी आई टी डेबिट और सी आर ई डी आई टी क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड में ऑलरेडी सी और आर दोनों आते हैं, जबकि डेबिट वर्ड में डी ई बी आई टी डेबिट वर्ड में कहीं भी आर नहीं आता। फिर भी इन दोनों को शॉर्ट में डी आर और सी आर कहा जाता है। आपने कहीं शॉर्ट देखा होगा, शॉर्ट उसी को करते हैं जो किसी के वर्ड में आता है, लेकिन डेबिट में कहीं पे आर नहीं आता, फिर भी उसको डी आर लिखा जाता है। इसके पीछे कारण भी वो डेबिट और क्रेडिट से डी आर सी आर नहीं बोलते, उसका जहां से इन्वेंशन है, जैसे पहले ही हम लोगों ने बात किया है कि डेबिट शब्द जो है वो डेबिटा और डेबियो से निकला है ना। तो ये शब्द डेटर, डी ई बी टी ओ आर, डेटर, इसमें टी साइलेंट होता है, डी ई बी टी ओ आर डेटर, और क्रेडियो यानी क्रेडिटर बोल सकते हैं, सी आर ई डी आई टी ओ आर क्रेडिटर। तो ये डी आर और सी आर वर्ड इन्हीं वर्ड के फर्स्ट और लास्ट लेटर से आता है। यानी जब आप बोलते हैं डेटर तो डी ई बी टी ओ आर यानी पहला डी और लास्ट का आर, इसलिए उसको शॉर्ट में डेबिट बोला जाता है, डी और आर। उसी प्रकार क्रेडिटर सी और आर। अब है इस अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं उसके अपने कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है, आपने सुना होगा कि आर्ट्स यानी कला अपनी एक विषय है और साइंस भी एक विषय है। फिर कॉमर्स जो है, ये अकाउंटेंसी जो है, ये आर्ट्स में आता है या साइंस में आता है? ये आर्ट्स है या साइंस है? तो कहा जाता है कि अकाउंटेंसी जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस इसलिए कि साइंस में कुछ अपने फंडामेंटल रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ,
E इक्वल टू MC स्क्वायर, उसके अपने रूल्स हैं और वो रूल बेसिक रूल है, वो वैसे ही चलेगा। उसी प्रकार से आर्ट्स में भी, आर्ट्स मीन्स कला, आर्ट्स मीन्स केवल इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये नहीं होता, गृह विज्ञान, ये नहीं होता। आर्ट्स मीन्स कला, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, खाना बनाना एक कला है, खेलना, किसी पर्टिकुलर गेम में खेल कूद करना, वो अपनी एक कला है। तो कला मीन्स जो निपुणता किसी व्यक्ति की जिस चीज में है वो उसका कला है, उसकी आर्ट है। तो कहा जाता है कि ये दोनों है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। इसलिए है कि जैसे साइंस में अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे अकाउंटेंसी में भी अपने कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उस बेसिक रूल को, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को छोड़कर आप बाहर नहीं जा सकते। एनी हाउ यू मस्ट फॉलो देम, आपको उसे पूरा करना है। और कला इसलिए कि जिस प्रकार किसी चीज को करने की कला किसी व्यक्ति में, विशेष व्यक्ति में होती है, उसी प्रकार से यहां भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, डाटा मेंटेन करना अपनी एक कला है। इसलिए अकाउंटेंसी को साइंस और आर्ट्स दोनों कहा जा सकता है। आप अगर अपने आसपास के बाजार में, मार्केट में निकलते हैं तो वहां जाते होंगे, तो वहां जब आप किसी दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं, जब आप वस्तु खरीदते हैं तो आपने किसी व्यक्ति से, सपोज करते हैं आपने बिस्किट लिया, 10 रुपए का आपने बिस्किट लिया, और बिस्किट लिए आप दुकानदार को पैसा दे देते हैं। दुकानदार आपका नाम किस बुक में लिखेगा? दुकानदार आपका नाम किसी बुक में नहीं लिखता है, बुक में नाम उसका लिखा जाता है जिसके साथ क्रेडिट पे बात होती है, यानी आपने दुकान से उधार सामान लिया तो दुकानदार अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालता है और उसमें आपके नाम में लिख लेता है कि आपने 10 रुपए का बिस्किट उधार खरीदा। जब आप कैश खरीदते हैं तो वो नहीं लिखता, लेकिन जब आप उधार खरीदते हैं तो अपना नाम उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करता है। इसी प्रकार से बहुत छोटे छोटे दुकानदार, आप कह सकते हैं पान वाला दुकानदार, चाय बनाने वाले, भूजा के दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, जब आप उनके पास से उधार सामान लेते हैं तो उनको भी अपने डाटा को रिकॉर्ड करने का एक कला है कि कैसे रिकॉर्ड करना है। ये बात अलग है कि वो उनका रिकॉर्डिंग जो है वो यूनिवर्सल लेवल पे करेक्ट नहीं है, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनकी अपनी अकाउंटिंग की परंपरा है। लेकिन अकाउंटिंग वो भी करते हैं, अकाउंटिंग वो भी करते हैं, उनका अपना अकाउंटिंग करने का एक अपनी कला है। आपने सुना होगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि एक बार एक सब्जी वाला गली में घूम घूम के सब्जी बेचता था और गली मोहल्ले की सारी महिलाएं उससे सब्जी खरीदती थी, और सब्जी जो है वो उधार खरीदती थी। तो वो दुकानदार जो है अपना छोटा सा डायरी निकालता था और उस डायरी में वो सबके नाम के साथ पैसा लिखता था, किसके यहाँ कितना पैसा बाकी है, कितना लेना है। और जब महिलाएं मंथ के एंड में, जब उस सब्जी वाले से, ठेले वाले से, फेरी वाले कह सकते हैं, उनसे जब वो अपना हिसाब पूछती थी तो वो बिल्कुल बराबर हिसाब बताता था, बिल्कुल बराबर हिसाब बताता था। उनको बड़ी कंफ्यूजन होता था कि भाई ये हम सबका नाम नहीं जानता है, लेकिन फिर भी पूछने पे 10-12 महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर खरीदती थी, सबका बराबर वो बताता था कि आपसे इतने पैसे लेने हैं, आपसे इतने लेने हैं। एक बार महिलाएं सब्जी ले रही थी तो उसमें एक महिला जो थी वो उसका डायरी धीरे से उठा के और देखना शुरू की।
भाई ये कैसे बताता है? जब वो महिला डायरी उठाई तो उस सब्जी वाले के अपने लिखने का भी अंदाज था। वो उसमें लिखता था छोटी वाली, लंबी वाली, पतली वाली, मोटी वाली। ये उसके अपने रिकॉर्ड करने का तरीका था और इसी से वो पहचानता था कि किस महिला से उसे कितने पैसे लेने हैं। तो उसकी भी अपने डाटा को रिकॉर्ड करने की एक परंपरा है। ये अलग बात है कि वो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है, लेकिन वो भी हमारे अकाउंटिंग या लेखा शास्त्र का ही हिस्सा है। तो इसलिए हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ अपने सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं जिसके तहत हम सभी अकाउंटिंग करते हैं। काफ़ी हैं, मैं इन शॉर्ट आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके तहत कहा जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों कानून की नज़र में बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस प्रकार से मैं एक इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल हैं, उसी प्रकार से कोई संस्था जो है वो भी अपना एक सर्टेन नाम है उसका, और उस नाम के द्वारा वो संस्था जाना जाता है। जैसे हम सभी अभी जिस कैंपस में हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, सरस्वती विद्या मंदिर। उसी प्रकार से हम सभी एक इंडिविजुअल हैं, आप भी एक इंडिविजुअल हैं। तो वो संस्था और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ये हमें बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate legal entity. Personal transaction of the owner are not to be kept separate from the business transaction. Second है money measurement concept. It expresses that all the transaction which is related to business, all the transaction which is related to business can be expressed only and only. Business transaction which can be expressed in terms of money only, यानी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, व्यापारिक लेन देन को हमको सिर्फ पैसे में ही नोट करना है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते, हमारे अकाउंटिंग में एक्यूरेसी है कि मैं आपको मोबाइल देता हूं, आप मुझे बाइक दे दो, मैं आपको बाइक दे रहा हूं, आप उसे कैमरा दे दो। अगर आप ऐसा एक्सचेंज करते हैं तो आपको पैसे के टर्म में, यानी मनी के टर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपने कितने पैसे का, कितने रुपए का आपने मोबाइल दिया और उन्होंने कितने रुपए का बाइक आपको दी। That is explained through money measurement concept, that every business transaction that can be expressed in terms of money and money only. Next, dual aspect concept. Every transaction has at least two effect. हर एक ट्रांजेक्शन का अपना दो इफेक्ट होता है। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, डुअल मीन्स दो, यानी हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं जिसे हम डुअल एस्पेक्ट के थ्रू जानते हैं। एवरी बिजनेस transaction has at least two effect. First is debit and definitely the second one is credit. The dual concept works in such a way that a transaction is said to be completed only when the above mentioned condition is fulfilled. Matching principle. The baseline of the principle is that every entry or revenue there should be an equal expense recorded for correctly matching the profit and the loss for a given period of time. यानी एक certain समय के अंदर हम किसी एक्सपेंस को और इनकम को अगर लिखते हैं तो ही हम एक सही प्रॉफिट का आंकड़ा निकाल सकते हैं। यानी अगर एक साल का इनकम और एक साल का एक्सपेंस आप लिखते हैं तो हमें उस एक साल के अंदर आने वाले प्रॉफिट का पता चलता है।
फिर है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट मीन्स every organization must follow a accounting year which is usually for 12 month। यानी हर एक व्यापारिक संगठन को, संस्था को एक अकाउंटिंग ईयर चुनना पड़ता है जो आमतौर पे 12 महीने का होता है, और ये 12 महीना उस अकाउंटिंग ईयर के ऊपर है, उस संस्था के ऊपर है कि वो अकाउंटिंग ईयर चाहे तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चुन सकता है, या फिर आमतौर पे अपने भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सेशन जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, जिसको हम सभी फिनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं, which is started from 1st of April and end itself at 31st March। Profit realization. This concept assumes that profit is realized only when it is earned. The underlying logic behind this is that the profit can only be when all the risks or reward related to this have been transferred। Going concern. Going concern it means, नाम से ही दिख रहा है कि गोइंग कंसर्न यानी चलते रहने वाला। इट मीन्स एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ऑलरेडी assume that a business can go on for a long time and carry out its obligation and communication effectively। Business will go forever। The life of member, the life of business does not depend upon the life of member। यानी उस संस्था का जीवन उसमें रहने वाले पार्टनर के जीवन के ऊपर आधारित नहीं है। इसको कह सकते हैं हम सभी कि किसी भी संस्था से किसी खास व्यक्ति के जाने और आने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी संस्था कंटिन्यू पीरियड के लिए चलता रहेगा, उसके बंद होने की किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद न हो, इस आधार पे किसी संस्था, कोई भी संस्था चलता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। दिस प्रिंसिपल required that once an organization has decided on a certain method, then they have to follow the same method for all the other transactions and can change only if they have a sound reason to do that। इसका मतलब है कि कोई भी संस्था एक बार किसी मेथड को अपना लेती है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इसके तहत ये सभी बातें, स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाए, स्टॉक वैल्यूएशन के अनेकों मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो एक बार जिस चीज के लिए आपने जो मेथड एडॉप्ट कर लिया है, कंटिन्यूअसली उस मेथड को एटलीस्ट 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर तक आपको फॉलो करना है। बीच में आप इस मेथड को चेंज नहीं कर सकते। फिर है कि अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसको कई जगहों पे अगर आप जाएंगे तो वहां लिखा होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल और इम्पर्सनल।
और फिर इम्पर्सनल में 2 ब्रैकेट डाला जाता है जिसमें कहा जाता है कि इम्पर्सनल 2 होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं एक ही साथ बता रहा हूँ, आमतौर पे पर्सनल और इम्पर्सनल होते हैं, तो उसके 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स which is related to a person, which is related to a person, and in accountancy there are 3 types of person. The first one is natural personal, नेचुरल पर्सन यानी जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं जैसे हम और आप, विच इज गॉड मेड, जिसको भगवान ने बनाया है। पर्सन है जिनको भगवान ने बनाया है, जो गॉड मेड है, उनको कहा जाता है नेचुरल पर्सन। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, नीता एक्सेट्रा, जो लाइव हैं, जिनको भगवान ने बनाया है। अब इस पर्सनल के 3 ब्रांच हैं। नेचुरल पर्सन में हम सभी आते हैं, प्राकृतिक जिसको भगवान ने बनाया है। फिर है आर्टिफिशियल पर्सन, विच इज मेड बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया है। पहला था नेचुरल, जिसको भगवान ने बनाया हो, गॉड मेड हो। दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसको इंसान ने बनाया है, जो मैन मेड है, जिसको इंसान ने बनाया है। इंसान ने कैसे बनाया? अपनी जरूरत के मुताबिक। जितने भी संस्था आपको दिख रहे हैं, सरस्वती विद्या मंदिर is the best example of artificial personal account. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिलायंस, टाटा, मैक्रो, विप्रो, जितने भी आप नाम सुन रहे हैं व्यापारिक संगठन और संस्था के, एनी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस केम अंडर दिस ब्रैकेट। इट मीन्स ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं जिसको इंसान ने बनाया है, आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, नाम से ही क्लियर है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये कोई ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई पर्सन है। चूंकि पर्सनल अकाउंट के बारे में ही हम सभी बात कर रहे हैं, तो पर्सन है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा पर्सन है। पहली बार हमने किया है कि एक तो नेचुरल पर्सन हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल हो गया और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। नेचुरल पर्सन में हमने सुना कि राम, श्याम, सीता, गीता, जो गॉड मेड है, वो सभी नेचुरल पर्सनल के दायरे में आते हैं। जो मैन मेड है, सरस्वती विद्या मंदिर, आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, रिलायंस, टाटा, विप्रो, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सनल हैं। तो तीसरा रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ये भी एक पर्सन है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है कि पर्सन कौन सा है। आप सभी थोड़ा सा, मैं आपको इंग्लिश की तरफ लेके चलता हूँ। हम सभी जगह पढ़ते थे तो कहा जाता था कि राम आम खाता है, सभी बोलते थे राम इट्स ए मैंगो। सीता गाना गाती है, सीता सिंग ए सॉन्ग, यानी नाम कंफर्म है कि राम और सीता है। और जब बोला जाता था कि वह आम खाता है, तो हम लोग सभी बोलते थे कि ही इट्स ए मैंगो। राम और श्याम के जगह पे ही आ गया, हमने ही का यूज किया। अगर कोई गर्ल्स हो तो हमने सी का यूज किया। ये ही और सी जो अंग्रेजी में करते थे, ही और सी, वही चीज है अकाउंटेंसी में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ है
लेकिन कौन सा व्यक्ति है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन है कोई ना कोई व्यक्ति ये कंफर्म है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के दायरे में है। तो उस नाम को भरने की हम सभी आर्टिफिशियल पर्सन के दायरे में, उसमें वो सारे लोग आते हैं जिनका नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि कोई ना कोई पर्सन है। इसलिए इसके एग्जाम्पल में आते हैं डेटर, देनदार। इसके एग्जाम्पल में आते हैं क्रेडिटर, लेनदार। कोई ना कोई पर्सन है लेकिन नाम कंफर्म नहीं है, इसको हम सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई द नेम इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर है दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स भी इसको बोला जा सकता है। रियल अकाउंट मींस एसेट्स ही होता है, एसेट्स भी बोला जा सकता है। तो एसेट्स बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट tangible assets and second one is intangible assets. Tangible assets means the assets which can be seen, which can be felt, which can be touched, यानी वो दृश्य संपत्ति, वैसी संपत्ति जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको टेंजिबल एसेट्स या दृश्य संपत्ति कहा जाता है। The assets which can be touched, seen or felt is called tangible assets. Like, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जितनी सारी वैसी वस्तुएं जो आपको दिख रही है आपके घर में, हमारे कैंपस में भी हम बैठे हुए हैं, मेरे सामने लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और इस प्रधानाचार्य कक्ष में जितनी सारी वस्तुएं दिख रही है, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेंजिबल एसेट्स है, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं छू सकता हूँ। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, बस, बाइक, जितनी ऐसी एसेट्स हैं जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, उनको हम सभी टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और जो सेकंड है इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम सभी अदृश्य संपत्ति के नाम से जानते हैं, वैसी संपत्ति जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसको हम सभी बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें कौन कौन सी संपत्ति आती है? इसमें आती है गुडविल, ट्रेडमार्क, लोगो, ब्रांड इमेज, रेपुटेशन। ऑलमोस्ट आज के डेट में ये दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है। दिखता नहीं है पर फिर भी सबसे बड़ा एसेट्स होता है, जो अपने नाम और अपने साख के ऊपर चलता है। एग्जाम्पल के लिए हम सभी घर पे अपने होते हैं कभी, और कोई मेहमान आते हैं आपके घर में मिठाई का डब्बा लेकर। मिठाई बाद में दिखता है, पहले वो डब्बा दिखता है जो ऊपर से ही आपको दिखाई दे देता है। बहुत बढ़िया मिठाई अगर कोई मेहमान आपके यहाँ लेके आए हैं और वो नॉर्मल डब्बा है, तो आप उस डब्बा को देखकर ही अपने माँ से कहते हैं कि मुझे नहीं खाना। तो पता है ना, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। और वही एक मिठाई जो डब्बे के अंदर है, आपको पता तक नहीं है कि उसके अंदर मिठाई है, कौन सी है, क्या है, लेकिन आपको उस डब्बे के ऊपर
दिखता है होटल किशन, आपको दिखता है वृंदावन, आपको दिखता है भारत जलपान, तो आप ये डब्बे के ऊपर जो नाम पढ़ते हैं, इसके नाम को पढ़कर ही आपके मन में ख्याल आता है कि पक्का कुछ अच्छा मिठाई होगा, और मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी पता है ना मिठाई खाता हूं, 2 देना मुझे। ये वो संपत्ति है जो किसी व्यक्ति के साख के ऊपर चलता है, इमेज के ऊपर चलता है। इसको हम सभी गुडविल बोलते हैं। जिसका विल बहुत गुड है उसको गुडविल बोलते हैं। जिसका विल बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, उसको गुडविल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप और ले सकते हैं, मार्केट में 2 प्रकार के शिक्षक हैं जो बच्चों को अध्यापन का कार्य कराते हैं। एक वो शिक्षक है जो नए नए अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, और एक वो शिक्षक है जो पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से मार्केट में टिका हुआ है और काफी नेम फेम है। आप कोई विद्यार्थी उस नए शिक्षक के पास पढ़ने जाता है, तो अगर बच्चा अच्छा नंबर नहीं लाए, अच्छे नंबर से पास नहीं हो, तो समाज की धारणा जानते हैं, आप सभी कहेंगे कि नए नए टीचर के पास जाओगे तो यही सब होगा। पहले ही मना किए थे कि नया नया टीचर है, नहीं जानकारी, उसके पास क्यों गए, भुगतो, अब भुगतो, नए नए गए, वो कहां से नंबर आएगा। जबकि वही बच्चा अगर वैसे शिक्षक के पास जाता है जो 25-30 सालों से पढ़ा रहे हों, और उन टीचर के पास क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पता, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, उन टीचर के पास बच्चा नंबर कम लेके आता है या फेल हो जाता है, तो समाज के तरफ से, परिवार के तरफ से उस बच्चे को कहा जाता है कि थोड़ा सा तो पढ़ लो। कहे नाम हंसवा रहे हो उनका, इतने पुराने टीचर हैं, बच्चे पढ़ पढ़ के कहां से कहां चले गए, और तुम बेकार अपने साथ साथ उनका भी नाम हंसवा रहे हो। देखिए, बच्चा एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका समाज और परिवार का 2 लोगों के बीच में अलग अलग हो गया। इसको हम सभी गुडविल बोलते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इमेज और साख, ये आज की डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसके लिए सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं कि हमारा इमेज, हमारा साख बना रहे, क्योंकि उसी पे वो बिजनेस चलेगा। फिर है नॉमिनल अकाउंट। इसमें पहला व्यक्ति आ गया, दूसरे रियल अकाउंट में संपत्ति आ गया, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। तो अब हम जब काम करना शुरू करेंगे, लाजिमी है खर्चे होंगे, और जब खर्चे करेंगे, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, खर्चे करेंगे, तो प्रोडक्शन होने के बाद लाजिमी है सेल करेंगे, उस चीज को बेचेंगे। जिस काम के लिए बने हुए हैं भाई, इनकम भी आना चाहिए, कैसे चलेगा संस्था, इनकम भी आना चाहिए। तो ये सेल, परचेज, खर्चे, इनकम, सारे जितने भी देख रहे हैं, ऑल द एक्सपेंसेज एंड इनकम्स कवर्ड अंडर दिस सेक्शन कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो 3 प्रकार के अकाउंट्स हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों के लिए आपने सुना होगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है ना, कि तीनों की अकाउंटिंग किस किस प्रकार से की जाएगी। तो कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कवर्ड ऑल द 3 सेक्शंस, दैट इज नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इन तीनों के लिए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वही जब हम रियल अकाउंट में आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो मेरे पास एसेट्स आता है उसको डेबिट करेंगे,